हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 में जितने भी एरर करेक्शन के क्वेश्चन इंग्लिश सेक्शन में पूछे गए हैं उनको सॉल्व करने वाला हूं। सबसे पहले आप एग्ज़ाम डेट्स की बात करेंगे तो 14 से 27 जुलाई 2023 में ये पेपर लिया गया है। ठीक है, टोटल 39 शिफ्ट्स में पेपर हुआ है और इन 39 शिफ्टों में जितने भी एरर करेक्शन के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। और इंग्लिश चैप्टर वाइज सॉल्यूशन में इस सीरीज में ये मेरा दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने जो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस चूज करने थे उनको मैंने सॉल्व किया था और ये नेक्स्ट आपका वीडियो है जिसमें मैं एरर करेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। आपको बता दूं दोस्तों कि एरर करेक्शन को हम सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी कहते हैं। अभी एसएससी का जो पैटर्न है या इंग्लिश में जो क्वेश्चन आते हैं बेसिकली ये इन्होंने थोड़ा सा लिखने का ढंग चेंज किया है। क्वेश्चंस तो अभी भी वही सारे आ रहे हैं, जैसे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट को एरर करेक्शन लिख रहे हैं, या फिर आप देखोगे स्पेलिंग टेस्ट में जो स्पेलिंग वाले वर्ड्स हैं ना, स्पेलिंग वाले वर्ड्स उनको भी सेंटेंस के अंदर फिट करके दे रहे हैं, या फिर सिनोनिम्स या एंटोनिम्स वो भी एक सेंटेंस में लिख के दे रहे हैं। तो ये थोड़े बहुत चेंजेज हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, एरर करेक्शन सेंटेंस इम्प्रूवमेंट ही होता है और एरर डिटेक्शन जो होता है उसको हम स्पॉट द एरर भी बोलते हैं। स्पॉट द एरर का मतलब एरर डिटेक्शन यानी कि बस एक सेंटेंस में हमें एरर ढूंढना है कि कहाँ है, लेकिन एरर करेक्शन का मतलब कि एरर तो ढूंढना ही ढूंढना है, साथ में उसे करेक्ट भी करना है। तो वो हुआ एरर करेक्शन, या फिर इसी को आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट बोल सकते हैं, सेंटेंस को इंप्रूव करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए। और मेरा वीडियो फुली डेडिकेटेड होता है एसएससी के किसी भी पेपर के लिए, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या फिर सीपीओ हो। जैसे इस वीडियो की मैं बात करूं तो ये भी सीएचएसएल, सीजीएल और सीपीओ के प्री और मेंस के लिए समान रूप से उपयोगी है। आप इसे पूरी देख सकते हैं और रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करता हूं। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल के आप प्लेलिस्ट में जाके बाकी और वीडियो देख सकते हैं। मैथ्स का भी चैप्टर वाइज सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाला हूं मैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास, वी मस्ट रिमेंबर दैट व्हाट वी टीच आवर चिल्ड्रन इज व्हाट वी इनकलकेट इन देम। अब देखो यहाँ पर क्या है कि आप देखो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के जो क्वेश्चंस आते थे बेसिकली उसमें जैसे एक आपका लाइन होता था, अंडरलाइन पार्ट होता था सेंटेंस का। ठीक है, और इसके लिए अलग अलग ऑप्शंस होते थे और एक नो इम्प्रूवमेंट का भी ऑप्शन आता था। तो वैसे क्वेश्चन अभी भी आ रहे हैं एसएससी में, लेकिन ये देखो अब जैसे इसे आप देखोगे कि ये चीज ये जो है ये आप सिनोनिम्स वाले क्वेश्चन भी इसको कह सकते हो। बेसिकली मुझे करना क्या है, बताना है कि ये जो अंडरलाइन पार्ट है इसके जगह पर इनमें से कौन सा रखा जा सकता है। तो ये सिनोनिम टाइप का भी क्वेश्चन हो गया, लेकिन बाकी एरर ढूंढने वाले क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं बताऊं इनकलकेट का मतलब क्या होता है। इनकलकेट का मतलब होता है किसी चीज को मन में बैठाना। मन में बैठाने से मतलब है कि बिल्कुल समझा देना, उसको याद करा देना, रटवा देना, इस टाइप से आप कह सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो किसी चीज को बार बार पढ़ के हम उसको मन में बैठाते हैं, याद करते हैं, या मान लो मैंने कोई मूवी देखी और मूवी का कोई डायलॉग हो गया, कोई सीन हो गया, वो मन में बैठ गया। तो ये मन में बैठाना, अंतर्निहित करना, अपने अंदर समा लेना, उसको समझ जाना अच्छी तरह से, इसको हम बोलते हैं इंस्टिल। तो इंस्टिल इसका सही आंसर होगा। जैसे आपने अब इसको कैसे याद रखोगे, इंस्टॉल आपने सुना होगा, इंस्टॉलेशन ऑफ एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं यानी कि उसको हम उसमें उस पर्टिकुलर फोन में या फिर जो लैपटॉप है या जो भी है डिवाइस उसमें हम उसको इंस्टॉल कर देते हैं, यानी कि उसमें बैठा देते हैं, उसके अंदर रख देते हैं। तो वही इंस्टिल का मतलब हुआ। आप वैसे इसको याद रख सकते हैं, बस मैंने एक रिलेट किया है वर्ड टू वर्ड। ठीक है, तो इंस्टिल का मतलब याद करवाना या फिर मन में बैठा देना कोई भी चीज। इंस्पायर इनपोर्ट समझते हो आप। इन डेंजर क्या होता है, इन डेंजर यानी कि जो विलुप्त होने के कगार पर हो, खत्म होने के कगार पर हो, यानी कि डेंजर में जो हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, सी हैड एन एबिलिटी टू परसुएड अदर्स। अब परसुएड का क्या मीनिंग होगा, अब ये भी लगभग सिनोनिम का, शुरू के 2-3 क्वेश्चन आपको इसी टाइप के मिलेंगे सिनोनिम के, लेकिन वीडियो छोड़ के जाओगे तो कुछ नहीं पाओगे, इसीलिए पूरी वीडियो देखना, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा और सीखने को। ठीक है, सबसे पहले मैं परसुएड की बात करूं तो परसुएड का मतलब होता है टू कन्विंस, आप कह सकते हो कन्विंस करना किसी को, यानी कि किसी को मनाना। हिंदी में मैं बात करूं मनाना या फिर राजी करना। ठीक है, जिस तरीके से हो सके किसी चीज को, किसी व्यक्ति को राजी करना या फिर मना लेना या कन्विंस कर देना। तो कन्विंस को आप क्या बोल सकते हो, हार्ट, आउटरीच, सप्रेस या फिर इम्प्रेस। डेफिनेटली आप इम्प्रेस बोलोगे, टू इम्प्रेस समवन।
को आप कह सकते हो परसुएड, परसुएड करना यानी कि मनाना। सी हैड एन एबिलिटी टू परसुएड अदर्स, यानी उसके पास ऐसी क्षमता है कि वो दूसरे को इम्प्रेस कर सकती है या फिर कन्विंस कर सकती है। ठीक है, सप्रेस दबाना हो गया। आगे बढ़ते हैं। ओके, जो थर्ड क्वेश्चन है आप देखिए, थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है द फैक्ट दैट गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज पर्सनल व्यू बाय गिविंग हिम एन इंटेलेक्चुअल स्पिरिट एलिवेट्स हिम अबव द बीस्ट्स ऑफ द फील्ड। देखो, सबसे पहले पर्सनल व्यू का मतलब क्या होता है? पर्सनल व्यू का मतलब अपना व्यू। ठीक है, तो ऑन इमेज है, ऑन कैपेसिटी तो नहीं होगा, व्यू का कैपेसिटी से कोई लेना देना नहीं है। ऑन ग्लोरी भी नहीं हो सकता है, ग्लोरी क्या होता है? गौरव। ठीक है, रिस्पेक्ट आप कह सकते हो एक तरह से। ऑन आइडिया यानी कि अपना विचार या फिर अपना इमेज। तो पर्सनल व्यू का मतलब ऑन इमेज होगा यहाँ पर, ऑन आइडिया भी नहीं कह सकते, ऑन इमेज जो है वो सही है। ऑन का मतलब क्या होता है? ऑन मतलब बिल्कुल अपना। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि दिस इज माई ऑन कार, इसका मतलब ये मेरी अपनी गाड़ी है। ठीक है, अपनी मतलब खुद की बिल्कुल। अब आप बोलोगे कि माई कार भी बोलें तो भी ये हो जाएगा। तो देखो, माई में और ऑन में बहुत अंतर है। ठीक है, दोनों का यूसेज भी अलग अलग है। माई अधिकार को दिखाता है, ये चीज ध्यान रखना, दोनों ही पॉजिटिव हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ये कह रहा है कि द बॉयज एंड टीचर वांट्स टू विन। आपने एक चीज पढ़ी होगी सिंटैक्स में, या फिर जिसको आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हो, उसमें ये पढ़ा होगा कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो दोस्तों तो वर्ब भी सिंगुलर होता है, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल सब्जेक्ट के केस में जो वर्ब होता है वो भी प्लूरल होता है। यहां पर बताओ, द बॉयज एंड द टीचर, ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ? तो आप बोलेंगे प्लूरल सब्जेक्ट है, क्योंकि बॉयज है, साथ में टीचर भी है। तो चूंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल चाहिए। यहाँ वांट्स नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? ओनली वांट होगा। ठीक है, तो वांट टू विन, वांट टू वॉन, फिर वांट्स फिर से नहीं होगा, और वांट विन, विन भी नहीं होगा। देखो, टू वॉन नहीं होगा क्योंकि ये V2 में चला गया, यहाँ पर वांट टू विन होगा। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो राइट आंसर, क्योंकि जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ठीक है, तो वांट्स के जगह पर क्या होगा? वांट होगा। ये चीज ध्यान रखिए। वांट क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये होता पास्ट, अगर इंडेफिनिट होता तो। और वैसे भी V2 के पहले टू तो हम नहीं लिखते हैं, इन्फिनिटिव बनाने के लिए 2+V1 लिखते हैं हम, ये चीज आपको पता होना चाहिए। आगे बात करें अगर, तो ये कह रहा है कि वी ऑल शुड हेल्प इच अदर। अब एक चीज आप समझ लो, दो वर्ड होता है, एक होता है आपका इच अदर, यानी कि हिंदी में बात करो तो एक दूसरे को, एक दूसरे को, और एक होता है आपका वन अनदर। ठीक है, इसका मतलब भी होता है एक दूसरे को। अब दोनों में अंतर क्या है? इच अदर हम यूज करते हैं जनरली दो लोगों के लिए। ठीक है, दो लोग हैं, अगर टू पर्सन्स हैं तब हम यूज करते हैं इच अदर एक दूसरे को। जैसे राम और श्याम ने एक दूसरे से हाथ मिलाई, तो यहां पर हम इच अदर बोलेंगे दोनों को। ठीक है, क्योंकि दो ही पर्सन है। वन अनदर का मतलब जहां पर नंबर ऑफ पीपल दो से अधिक हो। ठीक है, दो से अधिक। तो यहां पर देखो, वी ऑल, वी ऑल का मतलब क्या है? वी बोथ नहीं लिखा है, वी बोथ लिखा रहता तो हम इच अदर को सही मान लेते, क्योंकि वो दो ही पर्सन होते। लेकिन वी ऑल का मतलब दो से ज्यादा हैं, तो यहां पर हेल्प इच अदर ना होके यहां पर क्या होगा? वन अनदर होगा। तो हेल्प इच वन भी नहीं होगा, हेल्प वन अनदर सही है। नो सब, देखो ये अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट टाइप का है, नो सब्स्टिट्यूशन लिख दिया। और हेल्प म्यूचुअली, म्यूचुअली भी दो लोगों में ही बोल सकते हैं हम लोग, तो ये भी गलत होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द फ्रॉग एडॉप्ट्स इटसेल्फ टू लिव बोथ इन वाटर ऑन लैंड, यानी कि ये कह रहा है कि फ्रॉग जो है वो खुद से एडॉप्ट कर लेता है। क्या चीज? वो वाटर में भी रह पाता है और साथ ही साथ जमीन पर भी, भूमि पर भी वो जीवित रह पाता है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले मैं आपको दो तीन वर्ड बताता हूं। जैसे एक है एडॉप्ट, एक होता है आपका एडेप्ट, और एक होता है एडेप्ट। तीनों ही कंफ्यूजिंग वर्ड है, होमोफोन्स आप बोल सकते हो, जो सुनने में एक जैसे लग रहे हैं। सबसे पहले एडॉप्ट की बात करें तो एडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना। ठीक है, किसी चीज को गोद लेना या फिर अपनाना। ठीक है, तो ये होता है आपका एडॉप्ट। इसको आप बोल सकते हो एक्सेप्ट एज योर। ठीक है, यानी कि आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हो कि ये आपका अपना है। ठीक है, तो वो गोद लेना हो गया। एडेप्ट क्या होता है? एडेप्ट का मतलब होता है कि सिचुएशन के अनुसार ढल जाना। ठीक है, एडजस्ट कर लेना या फिर एडजस्ट हो जाना। ठीक है, यानी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढलना।
अनुकूल बनना, जैसे मान लो सर्दी के मौसम में है तो हम सर्दी जैसे कपड़े पहनने लगते हैं, सर्दी में से बचने के लिए कपड़े। गर्मियों में गर्मियों के अनुसार हम ढल जाते हैं, ठीक है, सूती वस्त्र पहनना, हल्का कपड़ा पहनना, तो उसको हम बोलते हैं अनुकूल बनना, ठीक है। तो किसी चीज के अनुकूल बनना, किसी के अनुसार ढल जाना, उसको हम बोलते हैं एडेप्ट, ठीक है। और एडेप्ट क्या होता है? एडेप्ट होता है स्किल्ड। स्किल्ड का मतलब क्या होता है? स्किल्ड मतलब निपुण किसी चीज में, ठीक है, अच्छा खासा ज्ञान होगा किसी चीज के बारे में। तो यहाँ पर बताओ, फ्रॉग के बारे में कह रहा है कि फ्रॉग खुद से अडॉप्ट कर लेते हैं क्या चीज, कि वो पानी में जाते हैं तो पानी के में ढल जाते हैं, अगर वो जमीन पे रहते हैं तो जमीन जैसा रहते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो एडजस्ट वाला होगा, ढलना, उसके अनुकूल रहना, वाटर में वाटर के अनुकूल रहना और जमीन पे जमीन जैसा रहना, ठीक है। तो यहाँ पर गोद लेने वाली भी बात नहीं और ना ही स्किल्ड की बात है, तो एडेप्ट सही आंसर होगा। जहां पर भी एडेप्ट लिखा होगा वो सही है, ठीक है, ऑप्शन थर्ड। आगे बात करें अगर हम सेवेंथ क्वेश्चन की, ये कह रहा है कि वेनेला मेड अ बिग फस अबाउट अ स्मॉल प्रॉब्लम, यानी कि वेनेला ने क्या किया, एक छोटी सी बात को बहुत बड़ा हवा बना दिया। तो छोटी सी बात को बहुत बड़ा बढ़ा चढ़ाकर बोलना, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन है गेट अ टेस्ट ऑफ योर ऑन मेडिसिन, कहीं से भी ये नहीं है, मेडिसिन का टेस्ट लेना ही नहीं है। अगला है अ स्टॉर्म इन अ टी कप, यानी टी कप में हलचल लाना, तो ये उसके जैसा मिलता जुलता है। नेक्स्ट है एड इंसल्ट टू इंजोरी, या फिर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री का मतलब क्या है? गलत व्यक्ति पे शक करना, ठीक है, गलत ट्री पे भौंकना, इसका मतलब हुआ कि गलत व्यक्ति पे शक करना, ठीक है। अब देखो यहां पर सबसे पहले मैं बता दूं कि ये एक इडियम है बेसिकली, मेड अ बिग फस, ठीक है, सॉरी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी छोटी सी बात पर बहुत ज्यादा कंप्लेन करना, ठीक है। मेक अ बिग फस का मतलब है बहुत ज्यादा कंप्लेन करना छोटी सी चीज के लिए, जो नेग्लिबल, जो इग्नोर करने लायक चीजें हैं उसके लिए बहुत ज्यादा कंप्लेन करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा इसके लिए स्टॉर्म इन टी कप होगा, ठीक है, ऑप्शन दूसरा जो है वो सही उत्तर होगा। और ये आप ईडियम याद रखिएगा, हालांकि ये ईडियम का क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर आ गया है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर आप इसका मतलब पूछो, ये भी एक इडियम ही है, स्टॉर्म इन टी कप, तो इसका मतलब भी वही है, बहुत ज्यादा क्रोधित होना, छोटी सी बात पे बहुत ज्यादा क्रोधित होना, वेरी एंग्री। आगे बढ़े, नटवर वाज अ फ्रॉडस्टर हु ऑलवेज ट्राइड टू फूलिंग अदर्स। नटवर क्या है? एक फ्रॉड पर्सन है जो हमेशा दूसरों को मूर्ख बनाने की कोशिश करता है। फूल बनाना, फूलिंग अदर्स, फूलिंग का मतलब क्या हो सकता है? सबसे पहले देखो आपको बता दें, ये तो गलत है ही, टू के बाद इन जनरल हम जिरंड यानी कि आईएनजी वाला फॉर्मेट यूज नहीं करते। तो अगर यही चीज आपको पता है तो आप टू के बाद ये आईएनजी वाला है इसको नहीं यूज करोगे, इसको भी नहीं यूज करोगे और इसको भी नहीं यूज करोगे, तो डिसीव अपना इकलौता ऑप्शन बचेगा जो सही हो जाए, और ये सही है भी, ठीक है। डिसीव जो है ये यहाँ पर सही है। बाकी डिसीव का मतलब धोखा देना होता है किसी को, चीट मतलब भी धोखा देना हुआ, बिट्रेइंग भी वही बात है। रिवील अलग चीज है, रिवील का मतलब सामने प्रकट करना, सामने लाना किसी चीज को, ठीक है, रिवील करना यानी कि ओपनली पब्लिकली किसी चीज को लाना, ठीक है। बिट्रेइंग भी वही चीज है, मिसलीड करना, डिसीव करना, ये तीनों सिनोनिम ही है एक दूसरे के। आगे बढ़ते हैं, द गुड्स वर टेकन ऑन अ पब्लिक कैरियर। गुड्स को कहां से लाया गया? पब्लिक कैरियर पर लाया गया। पब्लिक कैरियर समझते हो ना, जैसे ट्रक हो गया, पब्लिक कैरियर है, ठीक है, सामान ढोने वाला। तो देखो दो चीजें हैं अपना वर्ड, एक तो कैरियर है और एक ऐसे कैरियर होता है, ठीक है। अब ये जो कैरियर है इसका मतलब तो जीवन हो गया, जैसे हम बोलते हैं कि हाँ भाई जा कुछ कर ले, कमा ले, कैरियर बना अपना, अभी कैरियर बनाने का टाइम है। तो कैरियर बनाना यानी जीवन संवारना, जीवन अच्छा बनाना। तो यहाँ पर कैरियर का मतलब ये हुआ, ठीक है, जैसे जिसको जॉब मिल गया सरकारी यानी कि गवर्नमेंट जॉब, उसका कैरियर बन गया, लोग नहीं कहते इसकी तो कैरियर बन गई भाई। और ये कैरियर जो होता है ये कैरी करना से बना है, देखो कैरी करना यानी कि ढोना, और कैरियर का मतलब हुआ ढोने वाला, ठीक है, ढोने वाला, ठीक है, यानी कि वाहक जिसको आप बोल सकते हो, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाला कैरियर है। तो यहाँ पर पब्लिक कैरियर गुड्स, गुड्स यानी कि सामान, तो सामान को ढोने वाला जो होगा वो तो ये वाला कैरियर होगा ना, सेकंड वाला। तो ये जहां स्पेलिंग दिखे वो सही है, ऑप्शन थर्ड सही है, बाकी सारे गलत हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूजिंग वर्ड से क्वेश्चन आए हुए हैं, होमोफोन्स जिसको आप बोलते हो, आप जरूर से इनको
याद करके जाएं अगर पेपर देने जा रहे हैं तो, या फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ये कह रहा है कि इट इज रिपोर्टेड दैट सी हैज विन अ प्राइज मनी फॉर 10 lakhs एट अ रियलिटी शोज, यानी कि ऐसा रिपोर्ट किया गया है, ऐसा पाया गया है कि उसने 10 लाख रुपए रियलिटी शो में जीते हैं। अब सबसे पहले बात करें, यहाँ पे हैज लगा हुआ है, तो आपको ये चीज पता होगा कि अगर हैज या हैव ऑक्सिलरी वर्ब होता है तो ऐसे केस में हम V3 का यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म हम वर्ब का यूज करते हैं। तो ऑप्शन में देखो यहाँ पर जो विन लिखा है, विन विन तो फर्स्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है इसलिए ये गलत है पहली बात। तो जो सही होगा वो आपका थर्ड फॉर्म होगा, और विन का थर्ड फॉर्म क्या होता है, वॉन। तो जहां वॉन लगा होगा वो सही होगा, ये गलत है। ये देखो सब्स्टिट्यूशन तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे विन लगा है तो वो गलत है, तो ये तो हटाना ही पड़ेगा। अब देखो विल के साथ भी थर्ड फॉर्म नहीं आएगा, तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही होगा, सी हैज वॉन, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेट्रोल इज वेरी कॉस्टली दिस डेज। देखो पेट्रोल मुझे लगता है कि ये भी गलत ही लिख दिया हुआ है। देखो दो टाइप का पेट्रोल होता है, एक तो PATROL पेट्रोल हो गया, और एक PETROL हो गया पेट्रोल, ठीक है, दो तरह का पेट्रोल हो गया। अब सबसे पहले मैं बात करूं, पहले पेट्रोल की अगर हम बात करें तो ये जो पेट्रोल है, PATROL पेट्रोल, आपने पेट्रोलिंग करना सुना होगा, जो पुलिस रात में गाड़ियां लेके अपनी जीप लेके घूमती रहती है रात में, इधर उधर देखती रहती है कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा है, उसको हम पेट्रोलिंग बोलते हैं। या वैसे जो लोग फोर्स में होंगे, जैसे जिन्होंने CPO वगैरह ज्वाइन किया होगा, उनको पता होगा पेट्रोलिंग करनी पड़ती है रात में, बॉर्डर पे भी घूमना पड़ता है गाड़ी लेके, या फिर ऐसे भी पहरा देते हैं, तो उसको हम पेट्रोलिंग बोलते हैं। या फिर पेट्रोल का मतलब हुआ पहरा देना एक तरह से, ठीक है, या फिर पहरा। और ये जो पेट्रोल है ये फ्यूल है अपना, फ्यूल यानी कि ईंधन जो होता है, पेट्रोल डीजल वगैरह, जो पेट्रोल हम मोटरसाइकिल वगैरह बाइक में डालते हैं वो पेट्रोल है। तो यहाँ पर कॉस्टली क्या चीज हो सकता है बताओ, पहरा देना कॉस्टली होगा या फिर फ्यूल कॉस्टली होगा? सीधी सी बात है, फ्यूल कॉस्टली होगा, तो पेट्रोल ये वाला होगा, जो ऑप्शन डी है वो सही उत्तर है, बाकी ये सब तो गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको बोला गया है, द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट sought to establish the conceptions of freedom and social welfare as the goals of an independent Indian state, resulting in fundamental rights and directive principles। देखो सबसे पहले मैं बात करूं, जो अंडरलाइन पार्ट है वो है कॉन्सेप्शंस ऑफ फ्रीडम, ठीक है, एक तरह से फ्रीडम की अवधारणा की ये बात कर रहा है। तो फ्रीडम की अवधारणा को हम इनमें से किससे रिप्लेस कर सकते हैं ये हमें बताना है। मेथड्स तो टू सिंपैथाइज बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। प्रोसीजर्स ऑफ फ्री माइंड ये भी नहीं हो सकता है। पहले आप कॉन्सेप्शन ऑफ फ्रीडम समझ लो, इसका मतलब क्या हुआ, फ्रीडम की कॉन्सेप्ट एक तरह से ये बात कर रहा है। और ये देख के भी आप पता लगा सकते हो कि इसको हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों मिलता जुलता वर्ड है। बस फ्रीडम की जगह पर लिबर्टी लिख लिया, मीनिंग तो सेम ही होता है। कॉन्सेप्शन का छोटा वर्ड ये कॉन्सेप्ट लिख लिया, तो ऑप्शन थर्ड सही है। फोर्थ भी नहीं होगा, सिंबल्स ऑफ विक्ट्री नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रीडम में और विक्ट्री में दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। और फ्री माइंड की तो बिल्कुल बात ही नहीं किया जा रहा है, ना ही सिंपैथी की बात की जा रही है। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो राइट आंसर है। कहीं कहीं ऐसा है कि आप बिना मीनिंग देखे भी आंसर लगा सकते हो, कहीं कहीं मीनिंग जानना जरूरी है, कहीं ग्रामर से काम हो जा रहा है, ठीक है। तो ये अलग अलग अपने वेराइटीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरोलिना ओपनड अ सेविंग अकाउंट टू सेव मनी फॉर लेटर, यानी कि वो पैसे को बचाने के लिए, बाद की सिचुएशंस के लिए पैसे बचाने के लिए उन्होंने एक सेविंग अकाउंट ओपन कराया है। तो मनी को बचाना बाद के लिए, उसको हम क्या बोल सकते हैं? अब आपको ये ऑप्शंस में जो दिए हैं ये सारे ही ईडियम्स हैं, तो आपको बताना है कि जो सही ईडियम है वो कौन है। फॉर अ कोल्ड डे, या फिर फॉर अ हॉट डे, या फिर फॉर अ रेनी डे, या फिर फॉर अ सनी डे। देखो सनी डे, रेनी डे, हॉट डे और कोल्ड डे ये तो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन जो एक्चुअल आपका ईडियम होता है ये होता है आपका फॉर अ रेनी डे, ठीक है। फॉर अ रेनी डे आप जरूर याद रखिए। रेनी डे का मतलब होता है किसी चीज को भविष्य के लिए सुरक्षित करना, भविष्य में, यानी कि जब स्थितियां आपकी खराब हो तो खराब स्थिति के लिए या फिर बुरे समय के लिए बचा कर रखना, चाहे वो पैसा हो या कुछ भी हो। इन जनरल हम पैसे की ही बात करते हैं, तो यहां पर होगा फॉर अ रेनी डे का मतलब है, सेव फॉर अ रेनी डे का मतलब फॉर बैड डेज, ठीक है, या फिर बैड सिचुएशंस, आप ऐसे समझ सकते हो।
किसी चीज को, अब यहाँ पर चूंकि पहले मनी की बात की है तो आप ऐसे सेव करना किसी चीज को बैड डेज के लिए, वो होता है रेनी डे। और ये पहले आया हुआ है एसएससी में, ऐसा नहीं है कि नया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वाज सो क्यूरियस दैट ही रोज मैनी क्वेश्चंस इन द मीटिंग। अब देखो रोज मैनी क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछने की बात की गई है, तो क्या रोज यहाँ पर सही है, पहली बात। ठीक है, ऑप्शंस देखोगे तो दिया हुआ है ही अराउज्ड मैनी क्वेश्चंस, सेकेंड है ही रेज्ड मैनी क्वेश्चन, फोर्थ है ही रोज मच क्वेश्चन, मच तो होगा नहीं, क्वेश्चंस को हम काउंट कर सकते हैं तो मैनी ही सही होगा, और ये भी गलत है। ये गलत क्यों है, क्योंकि ही के बाद रोज नहीं आएगा। सबसे पहली बात, रोज जो है आपका क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसको हम रेज करना बोलते हैं, जैसे हम ऑब्जेक्शन रेज करते हैं। ठीक है, आपने ये चीज तो कभी आंसर की तो अपना चेक किया ही होगा, जब हम आंसर की चेक करते हैं तो उसमें आता है ना कि आपको किसी क्वेश्चन पे अगर डाउट है तो आप वहां पर ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्शन रेज करने का मतलब कि उनसे उन ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, या फिर क्वेश्चन एक तरह से पूछ सकते हैं कि इसका आंसर फलाना कैसे हुआ, या फिर आपको ऑब्जेक्शन है कि नहीं उनका जो आंसर है वो रॉन्ग है और आपका जो आंसर है वो सही है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको रेज किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन दूसरा जो है वो सही है, रेज्ड। 15th की बात करें, द मैनेजमेंट इज नॉट बी वेयर ऑफ दिस फैक्ट। देखो ये कह रहा है कि मैनेजमेंट जो है वो इस फैक्ट से अवगत नहीं है, तो दो वर्ड है अपने पास, एक तो बी वेयर है और एक होता है अवेयर। ठीक है, अवेयर ऑफ और बी वेयर ऑफ। बी वेयर होता है जहां पर सावधानी की बात की जाती है, जैसे बी वेयर ऑफ डॉग्स यानी कि कुत्तों से सावधान। ठीक है, या बी वेयर ऑफ चीटर्स। ठीक है, या फिर जो चीट करने वाले होते हैं उनसे सावधान। बीवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स यानी कि जो आपके पिक पॉकेट्स होते हैं, पॉकेट मार होते हैं, उनसे सावधान। तो इसका मतलब होता है सावधान। तो क्या मैनेजमेंट इस फैक्ट से सावधान नहीं है या फिर अवेयर नहीं है? अवेयर ऑफ की मतलब उसका नॉलेज होना, अवेयर ऑफ का मतलब उसकी जानकारी होना किसी चीज की, या उससे अवगत होना। ठीक है, जैसे मान लो सरकार को किसी सिचुएशन के बारे में पता है तो वो उससे अवेयर है, या आपको मान लो या अभी सरकार में क्या चल रहा है उसकी जानकारी है तो आप उससे अवगत हो यानी कि अवेयर हो। अवेयर से बना अवेयरनेस, जैसे अभी हम जीए हमारे सेक्शन में आता है एसएससी में जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो अवेयर ऑफ का मतलब किसी चीज की जानकारी होना। तो जो राइट आंसर है वो अवेयर ऑफ है, अवेकिंग टू नहीं होगा। बी वेयर तो वही चीज है, और वॉचफुल, वॉचफुल का मतलब किसी चीज पर नजरे गड़ा के रखना। ठीक है, सिक्योरिटी टाइप का। नेक्स्ट है द रिवर फ्लोइंग अंडर द ब्रिज। रिवर जो है वो ब्रिज के नीचे नीचे अगर फ्लो कर रही है तो उसको आप क्या बोलेंगे? सबसे पहले रिवर जो है ये तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट कभी भी V4 नहीं आता, यानी कि BING नहीं आता। ये बात आपको पता होनी चाहिए, जब भी BING आएगा तो इससे पहले आपको कोई ना कोई एक्सिलरी वर्ब चाहिए। तो अगर अब मैं बात करूं कि फिर सही क्या हो सकता है, देखो इज RM के बाद आपका एक्टिव में V3 नहीं आता है। ठीक है, अब बचता है, देखो ये चूंकि वॉज के बाद फ्लो है ये भी गलत है, क्योंकि पास्ट। सबसे पहले एक चीज आप ध्यान रखो, जो इन जनरल वर्ड्स होते हैं ना, या फिर इन जनरल जो सेंटेंस होते हैं जो जनरली ट्रू होते हैं, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। ठीक है, तो यहां पर ये कह रहा है कि रिवर, बताओ ब्रिज के नीचे नीचे ही हमेशा रिवर होता है जनरली, कभी ब्रिज के ऊपर तो होता नहीं है, जनरली ब्रिज के नीचे ही होता है। तो ये इन जनरल सेंटेंस है, इन जनरल सेंटेंस होने का मतलब कि इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब कि ये अगर मान लो आपका सब्जेक्ट है तो जो वर्ब आएगा वो आपका V1 या फिर V5 आएगा। ठीक है, तो द रिवर चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो V5 आएगा यानी कि फ्लोज आएगा। तो ऑप्शन थर्ड जो है वो सही उत्तर है। तो ग्रामर से बहुत कम ही क्वेश्चन मुझे देखने को मिल रहे हैं, ज्यादातर तो वर्ड बेस्ड ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे हैव डिस्पोज्ड ऑल द ओल्ड बुक्स। डिस्पोज करने का मतलब क्या होता है? उसको क्षय कर देना या फिर उसको पूरी तरीके से समाप्त कर देना। समाप्त करना, डिस्पोज करना किसी चीज को, जैसे मैटर डिस्पोज करते हैं, या फिर जो RTI वगैरह संभालते होंगे किसी डिपार्टमेंट में, तो RTI जब किसी मैटर पे आता है तो उसको भी डिस्पोज किया जाता है। ठीक है, तो डिस्पोज करने का मतलब उसको खत्म करना, समाप्त कर देना, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और वैसे भी डिस्पोज्ड ऑफ जो है ये एक फ्रेज है जो आपको याद रखना चाहिए।
फ्रेज डिस्पोज्ड ऑफ का मतलब समाप्त करना होता है। केवल डिस्पोज हम नहीं कह सकते यहाँ पर। किस चीज को हमने डिस्पोज किया? बुक्स को डिस्पोज किया तो डिस्पोज्ड ऑफ, ठीक है, डिस्पोज्ड ऑफ समथिंग। केवल डिस्पोज हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। मैटर डिस्पोज किया जाए या फिर बुक्स को हमने डिस्पोज किया तो डिस्पोज्ड ऑफ बोलेंगे। डिस्पोज्ड बाय का मतलब तो किसी के द्वारा, तो यहाँ पर दे तो ऑलरेडी लगा है, दे हैव डिस्पोज्ड। अब बाय समवन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो करता यही है, खुद सब्जेक्ट है, यही काम कर रहा है, इसी ने डिस्पोज किया है। तो डिस्पोज बाय आएगा नहीं, डिस्पोज ऑन आएगा नहीं, डिस्पोज्ड आउट भी नहीं आएगा, डिस्पोज्ड ऑफ। और ऑफ के बाद वो चीज जिसको डिस्पोज किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। द ट्रैफिक सर्जेंट प्रूव्ड थ्रू द टेस्ट दैट राज वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल, यानी कि ड्रग्स और एल्कोहल के नशे में पाया गया राज टेस्ट करने के बाद, ठीक है। तो ड्रग्स और एल्कोहल के नशे में पाया जाना, इसको हम क्या बोलते हैं? सिमोनाइज्ड, पोक्ड, या फिर पोनाइड, या फिर इनएब्रिएटेड। इनएब्रिएटेड। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर जो अपना सिमोनाइज्ड है, सिमोनाइज्ड तो होता है किसी को फॉलो करना या फिर अनुकरणीय। पोक्ड क्या होता है? पोक्ड की अगर बात करोगे तो पोक्ड होता है एक तरह से फुंसी निकलना, ठीक है। जैसे चिकन पॉक्स का आपने नाम सुना होगा, तो चिकन पॉक्स में शरीर पे ऐसे ऐसे दाने निकल जाते हैं, तो उसमें उस दाने जो होते हैं उनको हम बोलते हैं पोक्ड। या किसी भी बीमारी में अगर शरीर पे फुंसी निकल रहा है तो उसको पोक्ड बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पर इनएब्रिएटेड की, तो इनएब्रिएटेड का मतलब होता है नशे में रहना या फिर नशे में धुत होना, ठीक है। नशा चढ़ना, नशे में होना, उसको हम बोलते हैं दोस्तों इनएब्रिएट। तो यहाँ पर राज के बारे में यही चीज बोला गया है कि जब टेस्ट किया गया तो टेस्ट में राज जो पाया गया वो इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल। इसका मतलब वो ड्रग और एल्कोहल से इन्फ्लुएंस था, यानी कि नशे में था। तो नशे में होना को हम बोलते हैं इनएब्रिएट, ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में हम बस 20 क्वेश्चन करने वाले हैं क्योंकि टोटल 60 के आसपास या 50 प्लस क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के या इस टॉपिक के, तो वो हम 2 या 3 अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट है नेशनल डेवलपमेंट। अब देखो आपको, अगर आप डायरेक्ट इसको भी पढ़ के समझ सकते हो, अगर इतने से बात नहीं बन रहा है तब पूरा सेंटेंस पर हो। अब यहाँ डेली अरेंजमेंट की बात की गई है। डेली अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? क्या डेली अरेंजमेंट का मतलब एग्जिस्टिंग कैलेमिटीज हैं? बिल्कुल नहीं है। कैलेमिटीज क्या होता है? आपदा, ठीक है, जैसे डिजास्टर जिसको आप बोलते हैं, वही बात है यहाँ पर। तो डेली अरेंजमेंट का कहीं से लेना देना नहीं है आपदा से या फिर कैलेमिटीज से। लिविंग कंडीशंस या फिर डाइविंग टेक्निक्स। अब बताओ डाइविंग से इसका क्या लेना देना है? बताओ डेली अरेंजमेंट से। डाइविंग का मतलब डाइव लगाना, गोता लगाना, ठीक है, तैरना एक तरह से आप कह सकते हो। तो डाइविंग टेक्निक्स यानी कि तैरने का तरीका, तैरने की टेक्निक्स। तो इसका तो डेली अरेंजमेंट से कहीं भी हम नहीं देख पा रहे हैं कि डेली अरेंजमेंट को हटा के ये रख दिया जाए। देखो इसके जगह पर कौन सा चीज आप रखोगे कि मीनिंग लगभग सेम रहे? तो डाइविंग का बात ही नहीं आता है। अगला डाइनिंग है, डाइनिंग भी नहीं रख सकते, ठीक है। अब बचता है लिविंग कंडीशंस। डेली का अरेंजमेंट यानी कि डेली का रहने का तरीका। तो लिविंग कंडीशंस जो है वो सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर और आखिरी क्वेश्चन पर इस वीडियो के। ये कह रहा है कि द लास्ट वीक्स रेन रावेज्ड द होल सिटी। अच्छा, अब एक चीज आप समझना यहाँ पर, जो रावेज है इसका क्या मतलब होता है? देखो सबसे पहले मैं बता दूं, रावेज का मतलब होता है आपका नष्ट होना या फिर विनाश होना, आप कह सकते हो, डिस्ट्रॉय बोल सकते हो, ठीक है। इंग्लिश में अगर आप बात करो तो हम डिस्ट्रॉय इसको बोल सकते हैं। तो ये कह रहा है कि लास्ट वीक जो रेन है, रेन ने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया होल सिटी को, पूरी सिटी को। तो डिस्ट्रॉय का मतलब विनाश, बर्बाद करना पूरी तरीके से। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिट्रैक्टेड बोलेंगे या फिर रुइंड बोलेंगे या फिर, अच्छा देखो अब 2 ऑप्शन बचे रह गए आपका, एक तो रिसिंडेड और एक रह गया रीअफॉर्म्ड। देखो रीअफॉर्म्ड का मतलब फिर से फॉर्म करना, ऐसा होगा नहीं क्योंकि रावेज तो यहाँ बर्बाद कर रहा है, वो फॉर्म करेगा नहीं। रिसिंडेड होता है क्या? कैंसिल करना या फिर रद्द करना। तो यहाँ पर रद्द करने जैसा कोई मीनिंग आ ही नहीं रहा है, ये भी नहीं होगा। तो अपना बचता है रूइंड। रूइंड का मतलब क्या होता है? बर्बाद करना या फिर नष्ट करना।
और ये बहुत बार सिनोनिम्स या इंटोनिम्स में पूछा गया है, आप इस वर्ड को जरूर याद रखना। तो रावेज का मतलब भी नष्ट करना होता है, डिस्ट्रॉय करना होता है, रुइंड का मतलब भी बर्बाद करना, नष्ट करना होता है। तो 20 का जो सही उत्तर है वो सेकंड ऑप्शन है। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और कोई टॉपिक या चैप्टर सॉल्व कराना हो आपको CGL Tier 1 2023 का, जरूर से मुझे कमेंट कीजिएगा इसी वीडियो में।